नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज की जो हमारी नई कड़ी रहने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है। एक प्रश्न लगभग उसका पूछा ही जाता है और एक प्रश्न एक परीक्षा में नहीं, हर परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी से संबंधित। चाहे आप वरिष्ठ अध्यापक वाली ले लो, चाहे टीजीटी पीजीटी ले लो, हिंदी व्याख्याता ले लो, असिस्टेंट प्रोफेसर ले लो और नेट सेट जेआरएफ में तो एक से ज़्यादा भी पूछे जा सकती हैं। तो रस निष्पत्ति से संबंधित आपने बहुत सी पुस्तकों में पढ़ा होगा, यूट्यूब पर भी बहुत से शिक्षकों से पढ़ा होगा, उसके अलावा आपने जिनके कोर्स ले रखे हैं वहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो पढ़ने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक समस्या आ रही होगी कि आसान सा कोई प्रश्न आ गया और उन्हीं दिनों कुछ पढ़ा हुआ है तो ठीक है ना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद सिद्धांत तो फिर भी याद, वो जो व्याख्या की है रस निष्पत्ति की वो तो फिर ही याद रह जाती है थोड़ी बहुत तो, लेकिन उसके अन्य जो शब्द हैं, जैसे इनमें कौन से शब्द आते हैं, शब्द आते हैं आपको बता दूं, उत्पत्ति और उत्पाद्य, उत्पत्ति उत्पाद्य, पोष्य पोषक, गम्य गम्मक, ठीक है, और अनुमाप्य अनुमापक, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, भोज्य भोजक, व्यंग्य व्यंजक, ठीक है ना, और आ जाते हैं अनुकार्य और अनुकर्ता, मूल पात्र, नट नटी, ठीक है ना। इस प्रकार के बहुत से शब्द आते हैं, उनका जब प्रयोग किया जाता है, प्रेक्षक है, सहृदय है, सामाजिक है, पाठक है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें, तो ये सारे जब शब्द आते हैं और इन शब्दों के बारे में जब पूछा जाता है, पहले व्याख्याकार रस निष्पत्ति, रस जो रस सूत्र है उसके पहले व्याख्याकार, उसके अंतिम व्याख्याकार, ठीक है। तो ये सारी बातें जब आती है, उनका दर्शन किसका कौन कौन सा दर्शन था, जब ये सारी बातें संगत असंगत के रूप में पूछ ली जाती है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जो विद्यार्थी इन प्रश्नों को हल कर जाते हैं उनको फिर कोई नहीं रोकता है। तो आज मैं है ना वो नॉर्मल तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि ये मूल जो शब्द है ना, इनको आप जान जाओगे, फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे जहां तक विश्वास है, हिंदी व्याख्याता की परीक्षा जो है आज से 20 दिन बाद है लगभग, ठीक है ना, नहीं 15-16 दिन बाद है। तो इतने दिनों में आज की क्लास के बाद तो आप भूलोगे तो नहीं, कम से कम इतना तो इस तरीके से मैं करवाने वाला हूँ हर शब्द को, ठीक है ना। एक ट्रिक भी है, लेकिन वो ट्रिक याद करने वाली नहीं है, वो समझने वाली ट्रिक है, और आप उससे समझ जाओगे। मतलब वहाँ जो आएगा ना शब्द, उन्हीं शब्दों से आप पकड़ लोगे ये तो ये है, ये तो ये है, ठीक है ना। तो चलते हैं, रस निष्पत्ति की हम बात करते हैं। तो क्या है निष्पत्ति और क्या चीज़ है ये, इसके बारे में समझते हैं हम। तो सबसे पहले जो भरतमुनि है, क्योंकि जब भी हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका आता है, वो केवल और केवल भरतमुनि का आता है। और भरतमुनि की रचना थी नाट्य शास्त्र। क्या थी भरतमुनि की रचना? भरतमुनि की रचना का नाम था नाट्य शास्त्र, ठीक है ना। भरतमुनि की रचना का नाम क्या था? नाट्य शास्त्र। अब भरतमुनि की हम बात करें तो भरतमुनि जो है वो किस काल के माने जाते हैं? भरतमुनि किस काल के माने जाते हैं? तो भरतमुनि माने जाते हैं दूसरी शती ईस्वी पूर्व के, दूसरी शती ईस्वी पूर्व के भरतमुनि माने जाते हैं। और इसी काल का जो ये है, ये नाट्य शास्त्र था, ठीक है ना। इसी काल का ये नाट्य शास्त्र था। अब नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में, कौन से अध्याय में? 6वें अध्याय में भरतमुनि ने एक रस सूत्र दिया था और उसी के आधार पर लगातार के आगे से आगे उसकी व्याख्या होने लगी, ठीक है ना। और उसी व्याख्या को, उस व्याख्या को लेकर बड़ा मतलब बवाल मचा था। जो दार्शनिक थे उन्होंने, बहुत सी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्याख्याएं दी थी। तो उसमें प्रमुख रूप से 4 लोग आते हैं। तो वो क्या था, जो रस सूत्र था वो क्या था? वो था विभावानुभाव
व्यभिचारी, ये भूमिका बना रहा हूँ, ट्रिक आएगी, चिंता न करें। जो मेन चीज है ना, ये तो आपको सबको पता ही है, ठीक है ना, कि विभावानुभाव व्यभिचारी शुंगाद रस निष्पत्ति किसने कहा था? तो भर्तमुनि ने कहा था। भर्तमुनि का रस सूत्र माना जाता है, ठीक है ना। और इसमें जो निष्पत्ति शब्द है, ठीक है ना, और संयोग शब्द है, इसकी व्याख्या की गई थी। अब वो जो आगे की बातें हैं उनको ट्रिक के माध्यम से बड़े इजी वे में आपको बता दूंगा मैं, ठीक है ना। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग द्रस निष्पत्ति, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यह था कि विभाव अनुभाव व व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या था कि विभाव अनुभाव व व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब इसमें क्या था कि दो शब्द आए थे, उनकी उन्होंने व्याख्या की थी, संयोग और निष्पत्ति। इन दो की जो रस सूत्र के व्याख्याकार थे, उन्होंने इन दो की व्याख्या की थी। जो संयोग है वो किसका होता है और किसके साथ होता है, ये बात, और निष्पत्ति का क्या अर्थ है, क्या निष्पत्ति होती है क्या नहीं, ये सारी बातें, ठीक है ना। तो संयोग का मतलब था कि इन सब का संयोग, और उसके लिए उन्होंने अलग अलग नाम दिए थे, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी। और निष्पत्ति के अन्य जो शाब्दिक अर्थ हैं वो ये भी माने जाते हैं काव्यानुभूति और काव्यानंद। काव्यानुभूति और काव्यानंद ये निष्पत्ति के जो है क्या है, अन्य अर्थ भी माने जाते हैं। तो कहने से तात्पर्य विभाव अनुभाव व व्यभिचारी भावों के संयोग से, जब ये सारे संयोग मिलते हैं तो उनके संयोग से क्या होता है, रस की हमें अनुभूति होती है, काव्य की हमें अनुभूति होती है। ये कहना चाह रहे थे, इन्होंने ये कहना चाह रहे थे, बाद में मतलब बाद के विद्वानों ने कहा होगा कि इसका मतलब ये है, लेकिन बाद के जो व्याख्याकार थे इनके, उन्होंने अलग अलग बातें मानी है, उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है कि रस सूत्र जो है, ये जो रस सूत्र है, इसमें कहीं भी स्थायी भाव नहीं आए हैं, कहीं भी स्थायी भाव नहीं आए हैं। फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, चलो क्या पता आपको स्क्रीनशॉट मारना पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए, कि रस सूत्र में कहीं भी स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। जो रस सूत्र है, रस सूत्र में कहीं भी स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, वो आपके सामने दिख रहा है। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि भर्तमुनि ने कुल 8 रस माने हैं। भर्तमुनि ने कितने माने हैं? कुल 8 रस माने हैं। और 9वां रस कौन सा है? शांत रस। 9वां रस जो है वो शांत रस है, ठीक है ना। 9वां रस शांत रस उद्भट ने
माना है। वैसे अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में यह प्रयास किया था बताने का कि भरत मुनि ने 8 रस नहीं 9 रस माने हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। 9वां रस जो शांत रस है, इसका उल्लेख किसने किया था? इसका उल्लेख तो उद्भट ने ही किया था। किसने? उद्भट ने ही। ठीक है ना, याद रह जाएगा ना। 9वें रस शांत रस का उद्भट ने किया था। अब इस रस सूत्र के जो व्याख्याकार है उनकी बात करते हैं, क्योंकि आज मुद्दा यही है। तो व्याख्याकार के बारे में मैं व्याख्या तो बाद में करूंगा विस्तार से। अभी मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम किसका नाम लेते हैं? सबसे पहले अगर हम नाम लेते हैं तो वो हम नाम लेते हैं भट्ट लोलट का। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर हम अगर नाम लेते हैं तो वो किसका नाम लेते हैं? दूसरे नंबर पर हम नाम लेते हैं शंकु का। और तीसरे जो मतलब भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार क्या है? ये भरत मुनि के रस सूत्र के भरत मुनि के रस सूत्र के ये व्याख्याकार है। क्या है ये? भरत मुनि के रस सूत्र के ये व्याख्याकार है। भरत मुनि के रस सूत्र के ये व्याख्याकार है। ठीक है। 3 नंबर पर कौन है व्याख्याकारों में? 3 नंबर पर आते हैं भट्ट नायक। ठीक है ना। और 4 नंबर पर आते हैं हमारे पास अभिनव गुप्त। अब एक प्रश्न तो ये बनेगा कि भरत मुनि के रस सूत्र की पहले व्याख्याकार कौन है? भरत मुनि के रस सूत्र के पहले व्याख्याकार कौन है? तो हमें याद रखना है कि भट्ट लोलट है। भरत मुनि के रस सूत्र के पहले व्याख्याकार कौन है? तो हमें याद रखना है कि भट्ट लोलट है। ये पहला बनेगा। ठीक है ना। और भरत मुनि के रस सूत्रों में सर्वाधिक मान्यता किसको मिली थी? दूसरा प्रश्न। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न जो है, पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न क्या होगा? भरत मुनि के रस सूत्र में सर्वाधिक मान्यता किसको मिली थी? तो वो मिली थी अभिनव गुप्त को। किसको मिली थी? अभिनव गुप्त को मिली थी। ये है। और भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में साधारणीकरण के बारे में कहने वाले विद्वान कौन से थे? तो वो थे भट्ट नायक। ये हमारे पास तीसरा प्रश्न आ जाता है। ये हमारे पास आ जाता है तीसरा प्रश्न। अब भट्ट लोलट जो है इसने क्या व्याख्या की थी? तो वो व्याख्या की थी, बड़ा ही आसान है, सबसे पहले आया है। क्या आया है? सबसे पहले आया है। भट्ट लोलट जो है वो सबसे पहले आया है। तो पहले आएगा मतलब उत्पत्ति हुई है। पहले का मतलब उत्पत्ति हुई है। तो इसने कौन सी व्याख्या की थी? इनका जो सिद्धांत था उसका नाम क्या था? इन्होंने जो व्याख्या की थी उसका नाम क्या था? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। ठीक है ना। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। सबसे पहले आया इसलिए इनका उत्पत्ति होगा। शंकु का मुझे नहीं लग रहा कि कोई भूलता है। शंकु को मुझे नहीं लगता कि कोई भूलता है। शंकु का क्या है? अनुमितिवाद। अनुमितिवाद या अनुमानवाद।
अनुमितिवाद या अनुमानवाद। भट्ट नायक की बात करें तो इनका क्या था, भुक्तिवाद या भोगवाद भी कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर अभिनव गुप्त आएगा तो इनका क्या था, अभिव्यक्तिवाद था। अब आपको बताऊं कि हमें वहां क्या समस्या आती है, शंकुक का आते ही, शंकुक का आते ही, शंकुक को तो हम समझ जाते हैं, शंकुक को आते ही क्या, शंकुक को तो हम समझ जाते हैं कि क्या है, कि इनका अनुमितिवाद है, ठीक है ना। और अभिनव गुप्त को भी हम समझ जाते हैं कि इनका क्या है, अभिव्यक्तिवाद है। शंकुक को भी हम समझ जाते हैं कि इनका क्या है, अभिव्यक्ति। शंकुक को भी हम समझ जाते हैं कि इनका क्या है, अभिव्यक्तिवाद है। समस्या ये आती है भट्ट लोलट और भट्ट नायक में, भट्ट लोलट और भट्ट नायक में, कि भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है या भट्ट नायक का है, भुक्तिवाद या भोगवाद जो है वो भट्ट नायक का है या भट्ट लोलट का है। ये तो आपको सीधी सी बात रखनी है कि जो पहले है उसकी उत्पत्ति हुई थी, जो पहले है उसकी उत्पत्ति हुई थी, और पहला कौन है, भट्ट लोलट है। पहला कौन सा है, भट्ट लोलट है, भट्ट लोलट है, ये याद रखना पहला, और उसके साथ उसका उत्पत्तिवाद या आरोपवाद आ जाएगा। अब इन्होंने किसकी व्याख्या की थी, संयोग और निष्पत्ति की व्याख्या की है। तो संयोग और निष्पत्ति के बारे में इन्होंने क्या संबंध माना है, संयोग और निष्पत्ति का इन्होंने संबंध माना है, उत्पाद्य उत्पादक, ठीक है ना। क्या माना है, उत्पाद्य उत्पादक माना है। इन्होंने क्या माना है, अनुमाप्य अनुमापक। और इन्होंने क्या माना है, भट्ट नायक ने भोज्य और भोजक। और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त ने क्या माना है, व्यंग्य और व्यंजक, ठीक है ना। अब देखो भट्ट लोलट का जो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है उसमें क्या है, उत्पाद्य उत्पादक संबंध माना है, ठीक है ना। किसका, संयोग और निष्पत्ति का, संयोग और निष्पत्ति का। संयोग तो क्या है, उत्पादक है, और निष्पत्ति क्या है, उत्पाद्य है, अर्थात रस काव्य अनुभूति। अब शंकुक ने क्या माना है, अनुमितिवाद और अनुमानवाद या अनुमाप्य अनुमापक। भुक्तिवाद या भोगवाद, भट्ट नायक का भुक्तिवाद या भोगवाद, भोज्य या भोजक, अभिनव गुप्त का व्यंग्य या व्यंजक। अब इनमें क्या होता है, इनको हम भूल जाते हैं कि इनके अर्थ क्या है। अब वो कहता है कि रस किसको माना है, उत्पाद्य उत्पादक में से रस कौन है, ठीक है ना, और रस को उत्पन्न करने वाले कौन है। अनुमाप्य अनुमापक में रस कौन है और रस को उत्पन्न करने वाले कौन है। भोज्य भोजक में से रस कौन है, उसको उत्पन्न करने वाले कौन है। व्यंग्य व्यंजक में से रस कौन है और रस को उत्पन्न करने वाले कौन से हैं। तो इसका क्या है, उत्पाद्य का मतलब क्या है, रस या निष्पत्ति, और उत्पादक का मतलब है उत्पाद्य का मतलब वैसे तो हुआ जो उत्पन्न होने योग्य है, जो उत्पन्न होने योग्य है। और उत्पादक का क्या है, उत्पादक का है जो उत्पन्न करने वाले हैं, ठीक है ना, जो उत्पन्न होने योग्य है और जो उत्पन्न करने वाले हैं, ठीक है ना। यहां भी तो यहां क्या रहेगा, उत्पन्न होने योग्य क्या है, रस, और ये क्या रहेंगे यहां, विभाव। ये क्या रहेंगे यहां, विभाव रहेंगे।
और अनुमाप्य अनुमापक में क्या, इसके जो उत्पाद्य उत्पादक वाले हैं इन्होंने 3 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं वो भी मैं आपको बता दूं। वो ये है, एक है उत्पाद्य उत्पादक, बट इसमें सबसे पहले आ जाएगा उत्पाद्य उत्पादक, ठीक है ना। 2 नंबर पर आ जाएगा गम्य और गमक। 3 नंबर पर आ जाएगा पोष्य और पोषक, ठीक है ना। इन सब की व्याख्या से पहले मैं इधर एक सूत्र बता देता हूं पहले, कि रस की उत्पत्ति अगर मानेंगे या निष्पत्ति किसे माना है, तो रस या निष्पत्ति किसे माना है तो वो हमेशा ये रहेगा, ये वाला। उत्पाद्य क्या है, इसमें रस है। अनुमाप्य क्या है, रस है। भोज्य क्या है, रस है। और व्यंग्य क्या है, रस है। उत्पादक कै वाला, उत्पादक क्या है, उत्पन्न करने वाले, तो यहां विभाव आएगा। अनुमापक क्या है, अनुमापक है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। भोजक क्या है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। व्यंजक क्या है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संयोग, संयोग का अर्थ है, ठीक है ना। निष्पत्ति का मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति किसकी होती है, रस की। तो व्यंग्य क्या है, रस। भी इन्होंने क्या माना है कि निष्योग और निष्पत्ति न मानकर इन शब्दों का प्रयोग किया है। वो कह रहे हैं कि व्यंग्य मतलब रस। व्यंग्य क्या है, रस, जो उसको क्या हम रस कह दिया, इन्होंने व्यंग्य कह दिया, ठीक है ना। हम रस कह रहे हैं, इन्होंने भोज्य कह दिया, कि जिसका भोजन किया जाता है, जिसका आनंद लिया जाता है, ठीक है ना। इन्होंने क्या कह दिया, अनुमाप्य, जिसका अनुमान किया जाता है। अनुमाप्य जिसका अनुमान किया जाता है, तो इन्होंने उसको वो रस की बजाय वो कह दिया कि जिसका अनुमान करके हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब आता है, ये सूत्र बता दिया आपको। अब इसके बारे में यहां से दोबारा शुरू करते हैं। उत्पाद्य, गम्य, गम्मक और पोष्य पोषक, यहां भी यही रहेगा। उत्पाद्य का मतलब क्या है, रस। उत्पाद्य का मतलब क्या है, रस। गम्य का मतलब क्या है, रस। मतलब इस रस क्या रहेगा, रस, ठीक है ना। उत्पाद्य का मतलब जो उत्पन्न होने योग्य है। गम्य का मतलब जो चलने योग्य है। और पोष्य का मतलब जो पोषण योग्य है, जो पोषण योग्य है। उत्पादक का मतलब क्या है, जो उत्पादन करने वाला है। गमक का मतलब है जो चलाने वाला है, ठीक है ना। पोषक का मतलब है जो पोषण करने वाला है, ठीक है। अब यहां क्या होगा, 1 नंबर पर सबसे पहले क्या आते हैं, विभाव। 2 नंबर पर क्या आते हैं, अनुभाव। 3 नंबर पर क्या आते हैं, संचारी भाव। तो कहने से तात्पर्य यह है कि रस जो उत्पन्न योग्य है वो किसके संयोग से, विभाव के संयोग से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे, इसमें सिर्फ इसमें ये तीनों आएंगे, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बाकी इनमें तीनों नहीं आएंगे। इनमें तो क्या रहेगा, रस रहेगा और आगे रहेगा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसमें भी वही बात रहेगी। भोज्य का मतलब रस और भोज्य का मतलब रहेगा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। व्यंग्य का मतलब रस और व्यंजक, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है ना। अनुमाप्य का मतलब जो अनुमान योग्य है।
अनुमाप्य का मतलब क्या है? जो अनुमान योग्य है, और अनुमापक का मतलब है जो अनुमान कराते हैं। अब अनुमान योग्य क्या है? रस है, जिसका हम अनुमान करते हैं। लेकिन वो अनुमान करवाता कौन है? वो कराते हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तीनों मिलकर करवाते हैं। भोज्य क्या है? जिसका हम भोजन करते हैं, जो रस है, जो भोजन योग्य है या जो भोग्य है, ठीक है ना। लेकिन उसको भोजन योग्य है, उसको करते कौन है? करने वाले कौन है? तो वो है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। व्यंग्य क्या है? रस, ठीक है ना। और उसको व्यंजक बनाने वाले, ठीक है ना, उसको रस युक्त बनाने वाले, आनंदित करने वाले कौन है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से आप इनको कहने से तात्पर्य है कि एक नंबर पर क्या है? भट्टलोलट है। एक नंबर पर क्या है? भट्टलोलट है। तो इनका क्या रहेगा? उत्पत्तिवाद, क्योंकि सबसे पहले क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। और उत्पाद्य उत्पादक माना है इन्होंने। अब उत्पाद्य उत्पादक का मतलब क्या है? इसने तीनों माने हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तीनों माने हैं, ठीक है ना। शंकुक ने केवल एक ही माना है, अनुमाप्य, अनुमापक, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सारे इसमें आ जाते हैं। भट्ट नायक ने केवल एक माना है, भोजक, उसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सभी आ जाते हैं, ठीक है ना। अब इनकी एक और सूत्र बताता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं। उत्पाद्य क्या है? जो उत्पन्न योग्य है। गम्य क्या है? ठीक है ना। तो गम्य, अब आपको क्या बताना है? वहां पूछा जा सकता है कि इनका अर्थ क्या है, ठीक है ना। अब कौन कौन सी बातें पूछी जा सकती हैं? एक तो ये पूछा जा सकता है कि भट्टलोलट का जो है वो सिद्धांत कौन सा है? रस सूत्र की व्याख्या, ठीक है ना, किससे की है? उत्पत्ति या आरोपवाद की। आरोपवाद, ठीक है ना। शंकुक की अनुमितिवाद या अनुमानवाद। भट्ट नायक का भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, ठीक है। उत्पाद्य इनका क्या है? उत्पाद्य उत्पादक, विभाव। गम्य गमक, अनुभाव। पोष्य पोषक, संचारी भाव। शंकुक का अनुमिति, शंकुक का अनुमाप्य, अनुमापक। भट्ट नायक का भोज्य भोजक। अभिनव गुप्त का व्यंग्य व्यंजक। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि व्यंग्य व्यंजक की बात किसने की है? व्यंग्य व्यंजक की बात किसने की है? तो व्यंग्य व्यंजक की बात की है अभिनव गुप्त ने। किसने की है? अभिनव गुप्त ने की है। इसमें व्यंग्य क्या है? रस है। बस आपको क्या ध्यान लगाना है कि जिसमें यह लगा हुआ है वो रस है, और जिसमें कै लगा हुआ है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये आप जानते हैं। विभाव क्या होता है? जैसे कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ये चार विभाव होते हैं। आगे इनके भी भेद होते हैं। कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, जिनके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, जो अपने आप ही उत्पन्न, मतलब कहने का मतलब कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ठीक है, ये होते हैं अलग अलग। वो गलती से सात्विक वाली बता गया मैं, ठीक है ना। ये चार जो होते हैं ये विभाव होते हैं। अनुभाव क्या होते हैं? अनुभाव दो होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आगे आलंबन के भी दो होते हैं, आलंबन और आश्रय होते हैं। ये आज का मुद्दा नहीं है, ये रस में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आते हैं? संचारी भाव आते हैं, वो 33 रहते हैं, वो आप जानते हो, ठीक है ना। संचारी भाव हमेशा पोषक होते हैं, पोषण करते हैं रस का। यहाँ गमक चलाने वाले होते हैं, और उत्पाद्य उत्पादन करने वाले होते हैं। विभाव मूल रूप से उत्पन्न करने वाले होते हैं रस को, और अनुभाव जो होते हैं वो चलाने वाले। क्योंकि अनुभाव में क्या आता है? नायक नायिका आती है ना। आलंबन और आश्रय क्या है? नायक और नायिका है, तो वही चलाते हैं। नायक और नायिका के बिना भाव कैसे चलेंगे, ठीक है ना। तो ये गम्य और गमक माना है इनको, ठीक है ना। और इनको पोष्य और पोषक माना है, संचारी भाव, क्योंकि ये पोषण करते हैं। संचारी भाव जो होता है वो रसों का पोषण करते हैं। अब इनमें क्या है? इन्हीं चारों ने एक बात और मानी है। वो क्या है? कि रस की जो अवस्थिति है वो कहाँ होती है? रस किस में होता है? तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास, वहीं एक नंबर पर हमारे पास आते हैं भट्टलोलट। बड़ा ही आसान हो जाएगा, देख लेना। हम बात कर रहे थे कि रस की अवस्थिति किस में होती है। रस की अवस्थिति किस में होती है? अनुकार्य में होती है कि अनुकर्ता में होती है, ठीक है ना। अनुकार्य में होती है कि अनुकर्ता में होती है, या फिर पाठक में होती है, दर्शक में होती है, या प्रेक्षक में होती है? किस में होती है? मूल पात्रों में होती है या नट नटी में होती है? ये सारी बातें वहाँ तो पूछ ली जाती है, या सभी एक साथ भी पूछ ली जाती है। अभी हम रस निष्पत्ति पर जो दूसरी क्लास होगी उसमें लगभग मैं
50 कम से कम प्रश्न लेकर आने वाला हूँ, उससे एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो किस में होती है, तो ये सारी बातें हमें समझ नहीं पाती है, तो उस पर एक छोटी सी एक बहुत ही शानदार सी मैं ट्रिक टाइप लेकर आया हूँ। ट्रिक नहीं माना जाएगा, सिर्फ आपको समझना है, उतने में आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है कौन है, हम जानते ही हैं भट्ट लोलट। 2 नंबर पर हमारे पास कौन है, शंकुक है। 3 नंबर पर हमारे पास कौन आते हैं, भट्ट नायक, ठीक है। 4 नंबर पर हमारे पास आते हैं अभिनव गुप्त। ये 4 लोग हैं, इन्हीं के बारे में आते हैं। रस सूत्र के व्याख्याकार जो है वो मूल रूप से ये 4 लोग हैं, ठीक है ना। तो इन 4 लोगों ने रस की अवस्थिति कहाँ मानी है वो हमने देखनी है। अब इन्होंने क्या दिया था, सबसे पहले, बाद में इनके सिद्धांत बताऊंगा, पहले तो मैं सीधा सीधा बता दूंगा, ठीक है ना। जो भट्टलोलट है, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी हम कहानी पढ़ते हैं, जैसे रामायण मान लो, रामायण को देखकर, ठीक है ना, रामायण को देखकर या पढ़कर हमने आनंद की अनुभूति करनी है। रामायण को देखकर हमने आनंद की अनुभूति करनी। वैसे इसमें अभिनय रहेगा क्योंकि ये नाट्य शास्त्र से संबंधित था। रस की जो पूरी व्याख्या है वो नाट्य शास्त्र मतलब नाटक से संबंधित था। तो जो अभिनय रहेगा भी, रामायण जो है उसको देखकर किस में हमें अनुभूति होती है, भी रस जो होता है वो किस में होता है, मतलब रस की जो निष्पत्ति है वो किस में होती है कि जो मुख्य पात्र है, मूल पात्र है, राम या सीता है, उसमें होती है, या उनका जो अभिनय करते हैं, जैसे रामलीला होती है, उनका जो अभिनय करते हैं उनमें होती है, या जो पाठक या दर्शक उनको देखते हैं उनमें होती है। रस की अवस्थिति किस में होती है ये बताना है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएंगे मूल पात्र, सबसे पहले आएंगे मूल पात्र, राम या सीता आदि मूल पात्र। तो भट्टलोलट के अनुसार रस की अवस्थिति मूल पात्र, ठीक है ना, मूल पात्र राम आदि में होती है। कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज जो है, जैसे रामायण को ही मान लो आप, और कोई रामायण मान लो, महाभारत मान लो, पर अपने उदाहरण रामायण का ले लेते हैं। रामायण में रस की अवस्थिति 3 ही प्रकार के लोगों में हो सकती है, चौथा नहीं आएगा। पहले कौन से रहेगा, 1 नंबर पर हमारे पास मूल पात्र रहेंगे, ठीक है ना। 1 नंबर पर क्या रहेगा, मूल पात्र, या फिर अनुकार्य, या फिर नायक आदि। ये सारे एक ही बात है, मूल पात्र मान लो, अनुकार्य मान लो, या नायक आदि मान लो। तो सबसे पहले 1 नंबर पर ये बात आएगी हमारे पास। इसमें कौन से आएंगे, इसमें राम आदि, ठीक है ना, ये सभी एक ही हो गया। दूसरे नंबर पर कौन होते हैं, जो रामायण का अभिनय कर रहे हैं, वो कौन होते हैं, वो अनुकार्य, ठीक है ना, अनुकर्ता। अब यह भी ध्यान रख लेना, अनुकार्य का मतलब ही मूल पात्र होता है, और अनुकर्ता का मतलब होता है नट नटी। आदि 2 नंबर हो गए, ठीक है ना, रामायण के मूल पात्र हो गए, उनका अभिनय करने वाले हो गए। और तीसरे कौन होते हैं, प्रेक्षक शब्द, ये जरूर याद रख लेना, ये पूछा जाता है। प्रेक्षक, या शायद कहीं कहीं प्रमाता भी आता है, और पाठक, दर्शक, सामाजिक, सहृदय। ये सारे तीसरे वो होते हैं जिसके अंदर हम लोग आते हैं, जो रामलीला में सामने बैठे होते हैं ना,
वो प्रेक्षक होते हैं, वो प्रेमाता होते हैं, वो पाठक होते हैं, वो दर्शक होते हैं, वो सामाजिक होते हैं और वो सहृदय होते हैं। अब इन तीन में ही रस की अवस्थिति हो सकती है, चौथा बंदा ही नहीं होता वहाँ, ठीक है ना। इन तीन में ही रस की अवस्थिति होती है। वो अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग मानी है, हो भी अलग अलग सकती है। अब कुछ लोगों ने मानी है कि मूल पात्र जिसे अनुकार्य कहते हैं, जिसे नायक आदि कहते हैं, जिसे राम आदि कहते हैं, मूल पात्र जिसे अनुकार्य कहते हैं, नायक आदि कहते हैं, राम आदि कहते हैं, उसमें रस की अवस्थिति होती है। कुछ ये कहते हैं कि उनमें नहीं होती, क्योंकि उनका आरोप किस पर हो जाता है, अनुकार्य अनुकर्ता पर हो जाता है। अनुकार्य जो राम आदि है उनका आरोप अनुकर्ता पर हो जाता है, नट नटी पर हो जाता है, हम उनको ही राम समझने लग जाते हैं। तो इनमें होती है रस की अवस्थिति। जैसे रामायण हमने जो मूल, जैसे रामायण की हमने जो वीडियो देखी है, जो रामायण है मतलब टीवी पर जो आती थी, उसके अंदर जो राम के जो पात्र थे, जहाँ तक मुझे याद है शायद अरुण गोविल थे, तो उसी को वो ऐसा लगता था जैसे राम ही है, उनको और कोई रोल ही मिलना बंद हो गया, उन्हीं को राम समझने लगे। जैसे भीम ने और बहुत सारी फिल्मों में काम किया है महाभारत में भीम का पात्र निभाने वाले, क्योंकि राम के जो पात्र थे अरुण गोविल को छोड़कर ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए थे, लेकिन महाभारत के पात्र है उन्होंने फिल्मों में काम किया था। जैसे अर्जुन है, कर्ण है, भीम है और क्या नाम है, दुर्योधन है। तो उनको उसी स्थिति में लोग उनका मूल नाम लेते नहीं थे, उनको बोलते थे दुर्योधन है, तो उन पर आरोप हुआ था। तो कुछ इसको मानते हैं और कुछ ये कहते हैं कि रस की अवस्थिति वास्तव में उसके हृदय में होते हैं, क्योंकि अगर वो सहृदय होगा तो ही उसके रस की उत्पत्ति होगी उसके मन में, ठीक है ना, नहीं तो नहीं होगी। तो वो रस वही होता है और वही वो इन सब का सहयोग पाकर वहाँ उत्पन्न होता है। तो अब इनको कैसे, किसने क्या क्या माना है, इसको एक आसान तरीके से, कि सबसे पहले क्या आता है, भट्टलोलट आता है, हमें पता है। सबसे पहले अगर भट्टलोलट आता है तो भट्टलोलट रस की अवस्थिति सबसे पहले मूल पात्र राम आदि में मानते हैं, सबसे पुराना और सबसे पुराने में ही मानते हैं, अनुकार्य में मानते हैं, ठीक है ना। किस में मानते हैं, ये अपने यहाँ तीर का निशान लगा देते हैं और ये बता देते हैं कि भैया इसमें मानते हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब आता है शंकुक। अब शंकुक किस में मानते हैं, तो शंकुक का भी हम कर देते हैं। शंकुक किस में मानते हैं, शंकुक मानते हैं और भट्टनायक किस में मानते हैं, और अभिनवगुप्त मानते हैं। अब इसके पीछे कारण भी बता दूं। सबसे पहले कौन है, भट्टलोलट है। तो भट्टलोलट जो है रस की अवस्थिति किस में मानेंगे, मूल पात्र में मानेंगे, अनुकार्य में मानेंगे, नायक आदि राम आदि में मानेंगे। तो सबसे पहले हमें भी पता होना चाहिए, ये पहले है, ये तो हमें याद होगा। और उधर पहले कौन है, राम आदि है, मूल पात्र है, अनुकार्य है, तो उनमें होगी। अब 2 नंबर पर आते हैं शंकुक। शंकुक किस में मानते हैं, अनुकर्ता में, ठीक है ना, नट नटी आदि में मानते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर पर, ये 2 नंबर पर वही आते हैं, तो उन्हीं को मानेंगे। अब 3 नंबर पर जो है वो एक ही बच्चा है और इधर हमारे पास बंदे 2 बच गए, तो इनके पास और कोई नहीं बचा, तो आप मानो कि ये किस में मानेंगे, ये इसमें मानेंगे। तो कौन है, भट्टनायक जो है वो भी प्रेक्षक में, प्रेमाता में, पाठक में, दर्शक में, सामाजिक में, सहृदय में रस की अवस्थिति मानते हैं। अभिनवगुप्त है वो भी प्रेक्षक में, प्रेमाता में, पाठक में, दर्शक में, सामाजिक में और सहृदय में रस की अवस्थिति मानते हैं। अब हम शंकुक की बात करते हैं। शंकुक ने क्या कहा था, शंकुक की एक इनका क्या है, अनुमितिवाद है। इनका क्या है,
अनुमितिवाद। ठीक है ना, इनका मतलब ये था कि अनुमान किया जाता है, अनुमान किया जाता है। क्या अनुमान किया जाता है वो हम अगले में पढ़ेंगे, अगले पेज पे। शंकु का क्या था कि अनुमान किया जाता है। शंकु ने क्या दिया था, क्या व्याख्या की थी? क्योंकि मैंने सोचा था वहां चल जाएगा पर वहां गड़बड़ हो जाएगा, अपने तीसरे पेज पे कर लेते हैं। अनुमितिवाद या फिर अनुमानवाद। अनुमानवाद। अब शंकुक जो थी, ठीक है ना, शंकुक, अब ये और बता दूं ये किसकी सदी के थे? पहले नंबर पर भट्टरलोलेट है, 9वीं शती के थे। दूसरे नंबर पर शंकुक है, वो भी 9वीं शती के थे। पहले नंबर पर भट्टरलोलेट है, वो भी 9वीं शती के थे। दूसरे नंबर पर शंकुक है, वो भी 9वीं शती के थे। तीसरे नंबर पर भट्टनायक है, वो 11वीं शती के थे। चौथे नंबर पर अभिनव गुप्त है, वो 11वीं शती के थे। तो शंकुक जो है ये कौन सी शती के थे? ये 9वीं शती के थे। कौन सी? 9वीं शती के। और अनुमितिवाद की व्याख्या जो है वो किसने की थी? मम्मट ने। मम्मट कौन सी शती के थे? मम्मट थे 11वीं शती के। मम्मट की कौन सी रचना थी? मम्मट की रचना थी काव्य प्रकाश। अब मम्मट ने क्या कहा था कि अनुमितिवाद, अनुमितिवाद अनुमान जो होता है, ज्ञान जो होता है, प्रतीति जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है ना, अनुमान जो होता है, ज्ञान जो होता है, प्रतीति जो होती है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। लेकिन इनके वाला जो अनुमान है वो 5वें प्रकार का है, विलक्षण अनुमान, विलक्षण प्रतीति। तो क्या है वो भी देखते हैं हम। 1 नंबर पर कौन सी प्रतीति बताई इन्होंने? 1 नंबर पर इन्होंने बताई एक नंबर पर है सम्यक प्रतीति। 1 नंबर पर क्या रहेगा? 1 नंबर पर सम्यक प्रतीति। 1 नंबर पर क्या है? सम्यक प्रतीति। 2 नंबर पर हमारे पास रहेगा मिथ्या प्रतीति। मिथ्या प्रतीति। 3 नंबर पर रहेगा हमारे पास संशयात्मक प्रतीति। और 4 नंबर पर रहेगा सादृश्यात्मक। ये 4 बताए मम्मट ने अनुमितिवाद की व्याख्या करते हुए। ये 4 बातें बताई कि अनुमान जो होता है, प्रतीति जो होती है, ज्ञान जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। सम्यक प्रतीति, इसमें क्या होता है? राम को राम मानना, भी राम को ही राम मानना, जो भट्टलोलट ने किया था। भट्टलोलट ने क्या किया था? राम को ही राम माना था कि मेन जो राम है वही राम है, राम को ही राम मानना। ठीक है ना। मिथ्या प्रतीति, राम को श्याम मानना, राम को श्याम मानना। और संशयात्मक प्रतीति है कि राम है या श्याम। और सादृश्यात्मक प्रतीति क्या है? राम जैसा। संशयात्मक प्रतीति क्या है? राम जैसा। अब मम्मट लिखते हैं लेकिन रस की जो अवस्थिति है वो इनमें से किसी में नहीं होती, वो अलग है। वो क्या है? 5 नंबर पर हमारे पास अलग है, वो है विलक्षण प्रतीति। ठीक है ना, विलक्षण प्रतीति। इसमें विलक्षण प्रतीति में क्या होता है कि जो विलक्षण प्रतीति है इसमें उदाहरण दिया था किसने? शंकुक ने। शंकुक ने क्या कहा था कि अलग प्रतीति, अलग ज्ञान होना क्या है? अलग अनुमान होना क्या है? कि घोड़े का चित्र देखकर उसमें
घोड़े का अनुभव करना, इसको नाम दिया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है, चित्र तुरंग न्याय। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। क्या है ये? चित्र तुरंग न्याय। किसने दिया था चित्र तुरंग न्याय? ठीक है ना, शंकुक ने। किसने दिया था? शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय। ये पूरी कहानी क्या है कि शंकुक ने कहा था कि घोड़े का चित्र देखकर, घोड़े का चित्र देखकर घोड़े का आनंद लिया जा सकता है, या घोड़े के बारे में जाना जा सकता है, घोड़े को महसूस किया जा सकता है। जिस प्रकार, उसी प्रकार उनका कहना था कि जो राम आदि का रोल कर रहे होते हैं, अभिनय कर रहे होते हैं, नट नटी, ठीक है ना, उनको देखकर ही हम क्या है, राम आदि का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उनको उनमें ही महसूस कर सकते हैं, उन पर आरोप कर सकते हैं एक प्रकार का, ठीक है ना। तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा था कि जो रस की अवस्थिति होती है वो नट नटी में होती है, जो उनका अभिनय कर रहे होते हैं उनमें होती है। जैसे घोड़े के चित्र को देखकर घोड़े के चित्र में ही हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से उनके जो है राम आदि है, उनके अभिनय करने वाले जो नट नटी है, उनमें हम रस की अवस्थिति को देख सकते हैं, ये कहना चाह रहे थे। लेकिन भट्टतोत जो थे उन्होंने इनका बड़ा विरोध किया। वो कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, घोड़े के चित्र को देखकर घोड़े की सवारी का आनंद नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। तो ये अनुमान से ऐसा नहीं किया जा सकता, वो इसके विरोध में थी। तो ये सारी बातें थी, ठीक है ना। देख लिया आपने, सम्यक प्रतीति, मिथ्या प्रतीति, संशयात्मक प्रतीति और सादृश्यात्मक प्रतीति। अब चलते हैं अपने मूल कहानी पर। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। क्या रिवाइज करवाना है आपको? रिवाइज सिर्फ इतना ही करवाना है, ठीक है ना। रिवाइज यही करवाना है कि 4 सिद्धांत हैं, वो चारों अपने पढ़ लेंगे। चलो, मेन चीज जो ट्रिक बताने वाला था वो यही बताने वाला था कि भट्ट लोलट जो है वो पहले आते हैं। पहले आएगी तो उत्पत्ति पहले होती है, इसलिए उनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, ठीक है ना। भट्ट लोलट पहले आ रहे हैं, इसलिए उनका सिद्धांत पहले रहेगा, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। अब 2 नंबर पर शंकुक आते हैं, उनका अनुमितिवाद है, अनुमानवाद है, कोई संख्यान, कोई समस्या नहीं है, वो हमें याद रह जाता है। 3 नंबर पर भट्टनायक आते हैं, उनका याद नहीं रहता, लेकिन हम रख लेंगे। भट्टनायक का क्या है? भुक्तिवाद है। भय से भट्टनायक, भय से भुक्तिवाद, क्योंकि भट्टलोलट का तो क्या है? उत्पत्तिवाद है, और भट्टनायक का क्या है? भुक्तिवाद। और 4 नंबर पर आते हैं हमारे पास अभिनव गुप्त, जिनका है अभिव्यक्तिवाद। पहले व्याख्याकार भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्टलोलट है, ठीक है ना। और अंतिम व्याख्याकार अभिनव गुप्त है। सर्वाधिक प्रसिद्धि किसको मिली थी? अभिनव गुप्त की अभिव्यक्ति को। सर्वाधिक प्रसिद्धि किसको मिली थी? अभिनव गुप्त की अभिव्यक्तिवाद को। अभिनव गुप्त के जो अभिव्यक्तिवाद था उसको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली थी। उसमें क्या था? व्यंग्य व्यंजक था। व्यंग्य व्यंजक था। व्यंग्य ही रस है और व्यंजक उसको रस को व्यंग्य है व्यंजना, ठीक है ना, जिसमें व्यंजना होती है, रस की उत्पत्ति होती है। और उसको उत्पन्न करने वाले, व्यंजना करने वाले कौन है? वो है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। सबने एक एक दिए। पहला नंबर पे था, उसने 3 दिए थे, 3 सूत्र दिए थे अलग अलग। विभाव का अलग दिया था, सहयोग के लिए विभाव का सहयोग होता है उसका नाम अलग दिया था। फिर अनुभाव का सहयोग होता है उसको अलग नाम दिया था। फिर संचारी भाव का सहयोग होता है उसको अलग नाम दिया था। और बाकी तीनों ने एक एक ही नाम दिए थे, ठीक है। क्या पहले ने दिया था? पहला नाम उत्पाद्य, उत्पादक। उत्पाद्य क्या है? रस है, निष्पत्ति है, और किसके सहयोग से होती है? विभाव के सहयोग से। उत्पाद्य और उत्पादक का मतलब है विभाव। 2 नंबर पर आता है गम्य और गम्मक। गम्य का रस और गम्मक का मतलब है अनुभाव। 3 नंबर पर आता है पोष्य और पोषक। पोष्य क्या है? रस है, और पोषण करने वाले कौन है? संचारी भाव। फिर शंकुक आता है, उनका आता है अनुमाप्य और अनुमापक। अनुमाप्य क्या है? रस, और अनुमापक क्या है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है ना। 3 नंबर पर आता है हमारे पास भट्टनायक। भट्टनायक का क्या था? भोज्य और भोजक।
भोज्य क्या है? रस है जिसका भोजन किया जाता है, और भोजन कराने वाले कौन है? वो है भोजक। तो भोजक कौन है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। 4 नंबर पर अभिनव गुप्त आते हैं, उनका क्या था? व्यंग्य और व्यंजक। व्यंग्य कौन है? रस, और व्यंजक कौन है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये बात ही क्लियर होगी। उधर अपने पास क्या था कि रस की अवस्थिति किस में होती है? तो सबसे पहले भट्टलोलट आते हैं, वो रस की अवस्थिति मूल पात्र में मानते हैं, अनुकार्य में मानते हैं, नायक आदि में मानते हैं। ठीक है ना, मूल पात्र में मानते हैं, ऐतिहासिक पात्रों में ही मानते हैं। 2 नंबर पर शंकुक आते हैं, वो अनुकर्ता में मानते हैं, नट नटी में मानते हैं, अनुकर्ता में और नट नटी में मानते हैं। 3 नंबर पर हमारे पास भट्टनायक आते हैं, वो किस में मानते हैं? प्रेक्षक, प्रमाता और सहृदय पाठक, सामाजिक में। और आखिर में अभिनव गुप्त आते हैं, वो भी सभी में आते हैं। और इनमें से भट्टनायक जो थे, उन्होंने वो साधारणीकरण के पहले, सबसे पहले साधारणीकरण का जो सूत्र है वो उन्होंने ही दिया था। साधारणीकरण जो सहृदय की जो व्याख्या वो इन्होंने की थी, भट्टनायक ने। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और इनके बारे में स्पीड से। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में काव्य की आत्मा के रूप में रस का विवेचन करते हुए रस की परिभाषा इस प्रकार दी है: विभावानुभाव, व्यभिचारी, शोंगाद्रस, निष्पत्ति। विभावानुभाव, व्यभिचारी, शोंगाद्रस, निष्पत्ति, ये रस सूत्र माना जाता है। आचार्य भरत मुनि की इस परिभाषा को क्या माना जाता है? रस सूत्र माना जाता है। एक बात और कि काव्य शास्त्र में रस सूत्र के व्याख्याता या रस के व्याख्याता कौन है? भरत मुनि है। काव्य शास्त्र की बात आए तो संपूर्ण काव्य शास्त्र में रस को लाने वाले कौन है और रस सूत्र की व्याख्या करने वाले कौन है? प्रथम भट्टलोलट है। भट्टलोलट जो है वो रस सूत्र की व्याख्या करने वाले हैं। रस की व्याख्या करने वाले कौन है? सबसे पहले भरत मुनि आएंगे। इस परिभाषा में 2 अति महत्वपूर्ण शब्द आए थे, एक आया था संयोग और एक आया था निष्पत्ति। इन 2 शब्दों को लेकर अलग अलग आचार्यों ने अपनी अलग अलग व्याख्या दी है, जिसे भारतीय काव्य शास्त्र में रस निष्पत्ति की संज्ञा दी गई है, जो इस प्रकार है। वो क्या है? उत्पत्तिवाद। 1 नंबर पर आता है उत्पत्तिवाद। आचार्य भट्टलोलट ने रस निष्पत्ति की जो व्याख्या की है, आचार्य भट्टलोलट ने, कौन है उत्पत्तिवाद के? भट्टलोलट। उत्पत्तिवाद के कौन है? भट्टलोलट। तो उत्पत्तिवाद को और क्या भी कहा जाता है? आरोपवाद भी कहा जाता है। भट्टलोलट किस काल के थे? 9वीं शती के थे। भट्टलोलट जो है वो 9वीं शती के थे। और एक बात चलते चलते बाद में कहीं दिमाग से निकल जाए, ये बता दूं, भट्टलोलट, शंकुक और भट्टनायक, इन तीनों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भट्टलोलट और शंकुक और भट्टनायक, ऊपर वाले जो तीनों हैं, इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है अभिनव गुप्त की 2 रचनाएं हैं, एक तो ध्वन्यालोक लोचन और एक अभिनव भारती। एक है ध्वन्यालोक लोचन और एक है अभिनव भारती। एक है ध्वन्यालोक लोचन और एक अभिनव भारती, वहां से मिलती है। और तीसरी मम्मट के काव्य प्रकाश से मिलती है। बाकी इनके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, आचार्य भट्टलोलट ने रस निष्पत्ति की जो व्याख्या की है उसे उत्पत्तिवाद की संज्ञा दी गई है। उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना है, निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना है, तथा संयोग का अर्थ उत्पाद्य माना है। संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक संबंध माना है, उत्पाद्य उत्पादक संबंध माना है। इनकी व्याख्या का आधारभूत दर्शन मीमांसा दर्शन है, यह भी याद रख लेना भैया। भट्टलोलट का मीमांसा दर्शन है, ठीक है ना, क्या है? मीमांसा दर्शन पर आधारित है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा लिखते हैं कि भट्टलोलट ने संयोग को 3 अर्थों में स्वीकार किया, जो मैं आपको बता चुका हूं। किसने लिखा है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है। किस में लिखा है? हिंदी साहित्य कोश में लिखा है। क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। जो स्थायी भाव होते हैं वो विभाव के साथ मिलकर, स्थायी भाव जो होते हैं वो विभाव के साथ मिलकर उत्पाद्य उत्पादक संबंध से
उत्पाद्य या उत्पादक संबंध से उत्पन्न होती है। दूसरा क्या है, मैंने भी 3 ही बताए थे ना। तीसरा है अनुभाव जो होते हैं, यहाँ विभाव है यहाँ अनुभाव है। अनुभाव जो होते हैं वो किससे मिलकर, अनुमाप्य अनुमापक नहीं है। एक्चुअल में ये अनुमाप्य अनुमापक जो है ये गलती से डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का जो हिंदी साहित्य कोश उसमें भी यही दिए गए हैं, लेकिन ये है क्या वास्तव में, ये है गम्य और गम्मक है, ठीक है ना। गम्य गम्मक से उनकी अनुमिति कराते हैं कौन, अनुभाव। 3 नंबर पर आता है संचारी भाव। ये किसे है, इसको पोषक पोष्य की जगह क्या करोगे, पोष्य पोषक। भाव संबंध से उनकी रस रूप में पुष्टि करते हैं। यही बातें मैं बता चुका हूं कि भट्ट-लोल्लट ने 3 प्रकार से संयोग शब्द की जो व्याख्या है वो 3 प्रकार से की है। एक की है उत्पाद्य उत्पादक, इसमें क्या रहेंगे, विभाव, ठीक है ना। और दूसरा क्या रहेगा, गम्य गम्मक, इसमें क्या रहेंगे, अनुभाव। और फिर आता है पोष्य पोषक, इसमें क्या रहेंगे, संचारी भाव। याद रख लेना, बाकी विस्तार से पहले बता चुका हूं। इस रस की अवस्थिति यद्यपि मूल रूप में अनुकार्य में ही होती है। इस रस की अवस्थिति यद्यपि मूल रूप में अनुकार्य में ही होती है, पर अभिनेता के कौशलपूर्ण अभिनय के कारण दर्शक उसी पर अनुकार्य का आरोप करता है। दर्शक उसी पर, अभिनेता की कौशलपूर्ण अभिनय के कारण दर्शक उसी पर अनुकार्य का आरोप करता है। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 पृष्ठ संख्या 521। ये है हिंदी साहित्य कोश भाग 1। ये है हिंदी साहित्य कोश भाग 1। पढ़कर इसकी हालत ऐसी कर दी है, इसके पृष्ठ संख्या 521 पर ये बातें लिखी हुई है, याद रख लेना, ठीक है। चलते हैं आगे। ये तीनों बातें बता चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं बताना चाहता। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त क्या लिखते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है वो क्या लिखते हैं, ये भी देख लो आप। क्या लिखते हैं, यद्यपि विद्वानों ने भट्ट-लोल्लट के मत को उत्पत्तिवाद का नाम दिया है। गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं कि भट्ट-लोल्लट के मत को उत्पत्तिवाद का नाम दिया, किंतु हमारे विचार से यह नाम भ्रामक है। उत्पत्तिवाद नाम को भ्रामक कहने वाले कौन है, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। कौन कहने वाले हैं भ्रामक, तो गणपति चंद्र गुप्त जो है भट्ट-लोल्लट का जो उत्पत्तिवाद नाम दिया है विद्वानों ने, उसको ये भ्रामक कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आचार्य भट्ट-लोल्लट ने केवल उत्पत्तिवाद की प्रक्रिया को, भट्ट-लोल्लट ने न केवल, यहां क्या आएगा, न केवल उत्पत्ति की प्रक्रिया को, न केवल उन्होंने उत्पत्ति की प्रक्रिया को, अपितु पुष्टि और प्रतीति की प्रक्रिया को भी मान्यता प्रदान की है। अपितु पुष्टि और प्रतीति की प्रक्रिया को भी मान्यता प्रदान की है। संदर्भ भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र पृष्ठ संख्या 76। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र गणपति चंद्र गुप्त पृष्ठ संख्या 76। ये है, इसमें 75 से शुरू हो जाता है, ये 75 से इसमें शुरू हो जाता है। ये मैंने आज तो पढ़ा ही पढ़ा है, उससे पहले 19 से 3 बार पढ़ चुका हूँ। इसमें 76 पर ये दिया हुआ है, ठीक है ना। 76 पर क्या दिया है, लिखते हैं कि यद्यपि विद्वानों ने भट्ट-लोल्लट के मत को उत्पत्तिवाद का नाम दिया है, किंतु हमारे विचार से यह नाम भ्रामक है, क्योंकि आचार्य भट्ट-लोल्लट ने केवल उत्पत्ति की प्रक्रिया को अपितु पुष्टि और प्रतीति की प्रक्रिया को भी मान्यता दी है। स्थायी भाव, चलते चलते किताब देख लिए तो एक अंतर बता दूं। गणपति चंद्र गुप्त ने एक अंतर बताया है। हम क्या स्थायी भाव मानते हैं, लेकिन स्थायी भाव और रस में अंतर नहीं मानते। हम कहते हैं कि स्थायी भाव, मैं भी यही कहता हूं, ठीक है ना। और कोई ज़्यादा बड़े विद्वान है तो वो नहीं कहते होंगे जैसे मेरी तरफ पढ़ लिया तो बड़ा विद्वान बन जाएगा, मैं ही बड़ा विद्वान बन गया क्योंकि मैंने पढ़ लिया अचानक से। पढ़ा था पर भूल गया था, पढ़ा तो इसको बहुत बार, ये देखो डेटे लगा रखी है मैंने, ठीक है ना। लेकिन आज अचानक ये सामने आ गया। और तो क्या है, स्थायी भाव व रस में अंतर सारा नहीं लिख सकते ना। अब हिंदी साहित्य कोश को देखोगे, इसमें तो इतना बड़ा निष्पत्तिवाद है कि हालत खस्ता हो जाए, ठीक है। तो क्या है, स्थायी भाव और रस में अंतर होता है। हम सोचते हैं स्थायी भाव ही रस होते, नहीं। कारण क्या होता है कि जो स्थायी भाव होता है उसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संयोग नहीं होता।
जो स्थाई भाव होता है वो वो ही होता है अकेला ही, ठीक है ना। उसमें क्या है, स्थाई भाव में क्या है, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संयोग नहीं होता, लेकिन जो रस होता है उसमें स्थाई विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, क्योंकि अलग अलग रस के विभाव जो रहते ही रहते हैं, स्थाई भाव जो वो अनुभाव जो है वो भी होते हैं, अलग अलग होते हैं, और उसके अलावा जो संचारी भाव है वो भी अलग अलग है। इस रस के संचारी भाव ये हैं, इस रस के संचारी भाव ये हैं, क्योंकि संचारी भाव जो है वो पोषक भाव है, वो पोषण करते हैं। तो ये जो 33 संचारी भाव है इनको अलग अलग बांटा गया है, अलग अलग रस के लिए है, अलग अलग रस का ये पोषण करते हैं। तो यहाँ जो जानकारी मिलेगी वो प्रमाणिक मिलेगी, ऐसे नहीं है कि कहीं किसी की गाइड देख ली, किसी का लिखा हुआ देख लिया और उतारा ठोकर चल भाई, ठीक है ना। आचार्य शंकुक, अनुमितिवाद, अनुमितिवाद किसका है, आचार्य शंकुक का है, पता है आपको। इन्होंने रस निष्पत्ति की जो व्याख्या की है उसे अनुमितिवाद की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, अनुमितिवाद की संज्ञा दी गई है। उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ तो क्या माना है, अनुमिति माना है, तथा संयोग का अर्थ क्या माना है, अनुमाप्य, अनुमापक, अनुमाप्य, अनुमापक, ठीक है ना। अब देखो ये भी एक कहानी है, ये भी एक कहानी है, ठीक है ना। अपने शुरू करते हैं फिर खत्म करेंगे। क्या है, भट्ट लोलट की बात आती है। क्या नाम आता है सबसे पहले, भट्ट लोलट का नाम आता है। अगर भट्ट लोलट का नाम आता है तो इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया, एक तो बताया गया है निष्पत्ति और एक बताया गया है संयोग, ठीक है ना। निष्पत्ति किसे कहा है, ठीक है ना, और संयोग किसे कहा है। जब निष्पत्ति की बात आती है तो क्या करेंगे हम यहां करेंगे निष्पत्ति का अर्थ जो है उत्पत्ति माना है। निष्पत्ति का अर्थ जो है उत्पत्ति माना है कि जिसकी उत्पत्ति होती है वही निष्पत्ति होती है। मतलब रस की जो उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति का मतलब काव्य अनुवाद, काव्य अनुवाद नहीं, काव्य आनंद, ठीक है ना, काव्य आनंद, जो आनंद होता है। तो यहां उत्पत्ति माना है कि आनंद की उत्पत्ति होती है। और संयोग की बात करें तो यहां वो कहते हैं उत्पाद्य, उत्पादक, ये नाम देते हैं। निष्पत्ति की बात करते हैं तो उत्पत्ति, और संयोग की बात करते हैं तो उत्पाद्य और उत्पादक। और उत्पाद्य और उत्पादक में वो क्या मानते हैं, उत्पाद्य तो क्या है वो बता ही चुका हूं, जो उत्पन्न होने योग्य है। तो वो क्या है, उत्पन्न होने योग्य क्या है, रस है। और उत्पादक जो उत्पादन करने वाले हैं, उत्पादन कौन करते हैं, तो यहां विभाव आएगा। विभाव जो है वो रस का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब 2 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं शंकुक। कौन आ जाते हैं, शंकुक आ जाते हैं। तो शंकुक क्या कहते हैं, निष्पत्ति का अर्थ क्या मानते हैं, वो मानते हैं अनुमिति। क्लास मैंने छोटी करवानी थी पर फिर भी बड़ी होगी। अनुमिति, ठीक है ना। और संयोग का अर्थ क्या मानते हैं, अनुमाप्य, अनुमापक। अनुमाप्य क्या है, जो अनुमान योग्य है, जिसका अनुमान किया जा सके। तो अनुमान योग्य क्या है, अनुमान योग्य है रस, ठीक है ना। अनुमापक क्या है, जो अनुमान कराने वाले हैं। तो अनुमान किससे होता है, रस का अनुमान किससे हो सकता है, तो वो हो सकता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आगे 2 और है, उनका साथ साथ करेंगे कवर, ठीक है ना।
इनकी व्याख्या का आधारभूत दर्शन न्याय दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? न्याय दर्शन पर, ठीक है ना, शंकुक का न्याय दर्शन पर। और भट्टलोलट का क्या था? मीमांसा दर्शन पर। भट्टलोलट का क्या था? मीमांसा दर्शन पर था, ठीक है ना। और जो भट्टनायक है उसका सांख्य दर्शन पर है। भट्टनायक का किस पर है? सांख्य दर्शन पर है। और अभिनव गुप्त का क्या है? वेदांत दर्शन या शैव दर्शन। वेदांत दर्शन या शैव दर्शन, ये भी आप क्रम से लिख लेना। कौन कौन से दर्शन बनते हैं? दर्शन इनके बनते हैं, इनके नंबरिंग लिख लो, मैं यहां लगा देता हूं नीचे, ये रही इनकी नंबरिंग। कौन कौन से हैं? 1 नंबर पर है मीमांसा, 2 नंबर पर है न्याय दर्शन, 3 नंबर वाले का क्या है? सांख्य दर्शन, 4 नंबर वाले का क्या है? शैव या कई जगह वेदांत भी आता है, ठीक है। ये इनके दर्शन हैं। अब आते हैं अपने अनुमिति का संबंध केवल अनुमान से है, जिसके 3 भेद माने गए हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। अनुमान के 3 भेद माने गए, ये अलग है। अनुमान के 3 भेद माने गए हैं गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। किसके अनुसार? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार अनुमिति का संबंध अनुमान से है। अनुमान के 3 भेद माने गए। पूर्ववत, तो पूर्ववत क्या है? जब हम किसी वस्तु की पूर्व स्थिति को देखकर आगे की घटना का अनुमान करते हैं तो यह पूर्ववत अनुमान होता है। जब हम किसी वस्तु की पूर्व स्थिति को देखकर आगे की घटना का अनुमान करते हैं तो यह पूर्ववत अनुमान होता है। शेषवत, किसी वस्तु या घटना की प्रवृत्ति स्थिति को देखकर अनुमान करना शेषवत कहलाता है। और सामान्यतो दृष्ट, सामान्य परिस्थितियों के आधार पर अनुमान करना सामान्यतो दृष्ट कहलाता है। किसी के बारे में अनुमान करना है वो 3 प्रकार से हो सकता है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य। पूर्व धारणा के आधार पर, ठीक है ना, पूर्व धारणा के आधार पर, शेष अवधारणा के आधार पर, बाद की, और उसके बाद क्या है? सामान्य दृष्टि, वर्तमान के आधार पर। अनुमान की सहायता से प्राप्त होने वाला ज्ञान ही अनुमिति है। अनुमान की सहायता से प्राप्त होने वाला ज्ञान ही अनुमिति है। आचार्य शंकुक ने उपयुक्त अनुमान सिद्धांत को रस पर लागू करते हुए प्रतिपादित किया कि विभाव, पूर्ववत अनुमान, अनुभाव, शेषवत अनुमान और संचारी भाव सामान्यतो दृष्ट अनुमान है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, पृष्ठ संख्या 80। ये गणपति चंद्र गुप्त की जो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत है उसके पृष्ठ संख्या 80 पर लिखा हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं ये? आचार्य शंकुक क्या कह रहे हैं? उपयुक्त अनुमान सिद्धांत को रस पर लागू करते हुए कहते हैं, प्रतिपादित किया है कि विभाव, जो विभाव है वो क्या है? पूर्ववत अनुमान है। जैसे उसमें भी 3 थे ना, उसी तरह से उसमें क्या थे? सबसे पहले क्या था? उत्पाद्य उत्पादक था, फिर क्या था? गम्य गमक था, और फिर क्या था? पोष्य पोषक था, और विभाव था, विभाव था, अनुभाव था और संचारी भाव था। वो ये है, विभाव जो है वो किसमें है? पूर्ववत अनुमान में। अनुभाव जो किसमें है? शेषवत अनुमान में। संचारी भाव किसमें है? सामान्यतो दृष्ट अनुमान में, ठीक है ना। संचारी भाव क्योंकि पोषक होते हैं, साधारण होते हैं, इसलिए, ठीक है ना। विभाव पूर्ववत अनुमान, अनुभाव शेषवत अनुमान, संचारी भाव सामान्यतो दृष्ट अनुमान, ये सारी बातें हैं। आचार्य शंकुक के मत का खंडन भट्टतोत ने किया था। किसने किया था? आचार्य शंकुक के मत का खंडन भट्टतोत ने किया। उनके अनुसार अनुमान से रसानुभूति संभव नहीं है। धुएं को दूर से देखकर अग्नि होने का अनुमान किया जा सकता है, किंतु धुएं की गर्मी नहीं महसूस की जा सकती। उसी प्रकार चित्र के घोड़े को घोड़ा मान लेने पर उस पर सवारी नहीं हो सकती। मिष्ठान का चित्र देख लेने से उसका स्वाद नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त बहुत से आलंबन ऐसे भी होते हैं जिनके प्रति हमारा भाव पवित्र होता है, जैसे राम सीता आदि। उनकी रति भावना आदि का अनुमान करके उसका अनुभव कैसे किया जा सकता है? हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, डॉक्टर अमरनाथ, ये पुस्तक इसी में से मैंने ये नोट किया था, हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली। लेकिन अभी ये मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये किसी विद्यार्थी को दी थी और वो वापस नहीं आई फिर, ठीक है ना। तो इसलिए पेन और पुस्तक कभी किसी को न दे,
ठीक है, ऐसा नहीं, मेरी कोई आलोचना नहीं है, पुस्तकें वैसे बांटने के लिए होती है विद्यार्थियों के बीच में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बांटने की चीज़ें अलग होती है, आप अलग से खरीदिए, अलग से बांटिए, लेकिन आपकी जो मूल पुस्तकें होती है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। आप बाज़ार में जाएंगे ना खरीदने के लिए, जैसे ये भरतमुनि का नाट्य शास्त्र है, इसकी मेरे पास 2 प्रतियां हैं, शायद 2 प्रतियां मिलती है, सहचित्र है। इस प्रकार की किताबें आप बाज़ार में जाएंगे तो मिलेंगी नहीं, मेरा दिल ही जानता है मैं कैसे खरीद के ले आऊँ। ये काव्य प्रकाश है। ऐसी पुस्तकें बाज़ार के अंदर साधारणतः पुस्तकों पर मिलती, जो किताबें शॉप जो है उन पर मिलती नहीं है। ये नाट्य शास्त्र है, काव्य दर्श है, ये सारी मेरे पास पड़ी है, लेकिन मिलती नहीं है ना। अब ऐसी पुस्तक अगर हम किसी विद्यार्थी को दे देंगे तो फिर कैसे लाओगे आप? और जो पढ़ाने वाले शिक्षक, विशेषकर शिक्षक को तो ज़रूरत पड़ती रहती है और विद्यार्थी को ज़रूरत पड़ती रहती है इन चीज़ों की। पढ़ने वाला तो आप खरीद कर दे दीजिए उनको, नहीं या जगह बता दीजिए वहाँ से खरीद लेंगे। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन है। ये बहुत सारी चीजें हैं भैया न्याय दर्शन में, और भी बहुत है। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है और शब्द है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन हैं। प्रत्यक्ष है, आग को देखकर आग का ज्ञान प्राप्त करना। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार न्याय दर्शन के 4 साधन हैं, अनुमान के 4 साधन हैं। प्रत्यक्ष, आग को देखकर आग का ज्ञान प्राप्त करना। अनुमान, धुआं देखकर आग का अनुमान करना। उपमान, आग के समान किसी वस्तु को देखकर। और शब्द, किसी के मुंह से आग का वर्णन सुनना। ये चीजें गणपति चंद्रगुप्त ने बताई थी। उसके बाद आता है भुक्तिवाद, ठीक है ना। भुक्तिवाद की बात करते हैं तो आचार्य भट्टनायक ने जो रस निष्पत्ति की जो व्याख्या की है उसे भुक्तिवाद की संज्ञा दी गई है। कोई समस्या नहीं है। निष्पत्ति का अर्थ माना है भुक्ति और संयोग का अर्थ माना है भोज्य भोजक। संयोग का अर्थ माना है भोज्य भोजक, ठीक है ना। तो 3 नंबर पर हमारे पास आते हैं, कौन आते हैं? भट्टनायक। इन्होंने इसका क्या अर्थ माना है? भट्टनायक ने क्या माना है? भुक्ति। निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? भुक्ति। और आगे ये संयोग क्या क्या अर्थ मानते हैं? भोज्य और भोजक, ठीक है ना। ये क्या मानते हैं? भोज्य और भोजक मानते हैं। ये तो चलेगा नहीं, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। भोज्य और भोजक माना है। भोज्य का अर्थ है जो भोजन योग्य है, भोग्य है। तो भोग्य क्या है? रस है। भोज्य और भोजक। भोजन क्या है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है ना। चलते हैं वापस। इनका सांख्य दर्शन है, कोई समस्या नहीं है, हम देख चुके हैं। फिर आते हैं अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद किसका है? आचार्य अभिनवगुप्त। आचार्य अभिनवगुप्त का क्या है? रस निष्पत्ति की व्याख्या इन्होंने की थी। और क्या की थी? अभिव्यक्तिवाद की संज्ञा दी है। उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ माना है अभिव्यक्ति। निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? अभिव्यक्ति। और संयोग का अर्थ क्या माना है? व्यंग्य व्यंजक माना है। इनकी व्याख्या का आधारभूत दर्शन वेदांत दर्शन पर आधारित है। रस सूत्र की व्याख्या को संक्षेप में इस ये हो ही गया बस, ठीक है। अब इनका क्या है वो भी देख लो।
4 नंबर पर हमारे पास आते हैं अभिनव गुप्त। चार नंबर पर अभिनव गुप्त आते हैं। अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? अभिव्यक्ति। निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? अभिव्यक्ति। और संयोग का अर्थ क्या माना है? व्यंग्य व्यंजक। व्यंग्य वो है जिसकी व्यंजना की जा सके। व्यंग्य वो है जिसकी व्यंजना की जा सके। व्यंजक वो है जो व्यंजना करने वाले हैं। ठीक है ना। तो व्यंग्य क्या है? व्यंग्य यहां रस है। और व्यंजक कौन है? वही विभाव, अनुभाव, और संचारी भाव। ठीक है ना। ये आपने याद रखना है कि भट्ट लोलट ने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? उत्पत्ति। और संयोग क्या है? उत्पाद्य, उत्पादक है। और दर्शन क्या है? मीमांसा दर्शन है। शंकु का क्या है? निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? अनुमिति, अनुमिति माना है। और संयोग का अर्थ क्या माना है? अनुमाप्य, अनुमापक माना है। और दर्शन क्या है? न्याय दर्शन है। भट्ट नायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति माना है। और संयोग का अर्थ माना है भोज्य भोजक। संयोग का अर्थ माना है भोज्य भोजक। और दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? अभिव्यक्ति। और संयोग का अर्थ क्या माना है? व्यंग्य व्यंजक। रस व्यंग्य क्या है? और इनका जो दर्शन है वो क्या है? शिव दर्शन है। अब आप निष्पत्ति का अर्थ और संयोग का अर्थ चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आते हैं वापस वहीं। ये है इनकी कि भट्ट लोलट। 1 नंबर पर कौन है? भट्ट लोलट। भट्ट लोलट का दर्शन कौन सा है? मीमांसा। निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? उत्पत्ति। और संयोग का अर्थ क्या माना है? उत्पाद्य, उत्पादक, संबंध। ठीक है। शंकुक, शंकुक का दर्शन कौन सा है? न्याय। निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? अनुमिति। और संयोग का अर्थ माना है अनुमाप्य, अनुमापक। 3 नंबर पर आते हैं भट्ट नायक। भट्ट नायक का दर्शन कौन सा है? सांख्य। निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है? भुक्ति। और संयोग का अर्थ है भोज्य भोजक। 4 नंबर पर है अभिनव गुप्त। इन्होंने दर्शन क्या है? वेदांत या शिव। निष्पत्ति का अर्थ माना है अभिव्यक्ति। और संयोग का अर्थ माना है व्यंग्य व्यंजक माना है। ठीक है। ये बातें आ गई। इसके अलावा जाते जाते एक बात और याद करवा दूं कि इन्होंने भट्ट लोलट ने जो है, किसने? भट्ट लोलट ने। भट्ट लोलट ने रस की अवस्थिति किस में मानी है? भट्ट लोलट ने रस की स्थिति किस में मानी है? मूल पात्र। ठीक है ना। मूल पात्र, नायक, अनुकार्य, राम आदि में। ठीक है ना। भट्ट लोलट ने रस की अवस्थिति किस में मानी है? मूल पात्र, नायक, अनुकार्य, राम आदि में। शंकुक ने किस में मानी है? शंकुक ने मानी है अनुकार्य में। अनुकार्य में, अनुकार्य में, और या अनुकार्य अर्थात नट नटी में। और भट्ट नायक और अभिनव गुप्त इन्होंने किस में मानी है? इन्होंने मानी है प्रेक्षक और पाठक, प्रेक्षक और पाठक, बाकी बातें बताई दिया। प्रेक्षक, प्रमाता, पाठक, सहृदय, सामाजिक, ये सारी बातें। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि किसी तरह से मैं आपको समझाने में या याद करवाने में कामयाब रहा होऊंगा। ठीक है ना। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, मैं इसको छोटी रखना चाह रहा था, लेकिन समझाने के चक्कर में ये लंबी चलेगी, पता नहीं कैसे चलेगी ये। ठीक है। लेकिन फिर भी आज जितना भी याद हुआ है अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद मैं इसके कम से कम 50% हो तो ज़्यादा निष्पत्ति के 50% लेके आऊँगा, स्पीड से आपको करवाऊँगा। जो बचा खुचा बच गया है वो उसके अंदर करवा दिया जाएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो
100% आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और 15 दिन के अंदर सारे कोर्स की सारी वीडियो मैं यहाँ पर करवा दूंगा लगभग। नए ऑब्जेक्टिव तो 100% सभी की मैं करवा के ही छोड़ूंगा 15 दिन में। और आखिरी 3-4 दिनों में हम बड़े बड़े मॉडल पेपर करने वाले हैं। लगातार क्लासेज जो आने वाली है, आज निष्पत्ति की क्लास, आज 2 ही क्लास यहाँ पर आई हैं शायद, ठीक है ना। तो निष्पत्ति की क्लास जरूर देखें, उसके बाद साधारणीकरण की क्लास रहेगी, साथ साथ में काव्य गुण, काव्य ये भी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो चैनल पर बने रहें। छंद की 4 क्लासें आ चुकी हैं, काव्य गुण की 2 क्लासें अभी इन्हीं दिनों में लगातार जो है, ठीक है ना, काव्य गुण की 2 क्लासें आ चुकी हैं। और अभी रस निष्पत्ति की 2 क्लासें आपको मिल जाएगी, रस निष्पत्ति की व्याख्या और रस निष्पत्ति के प्रश्नोत्तर, ठीक है ना, ये लगातार। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।